कैरेबियन सागर में एक खुशहाल परिवार एक नौका पर साथ में शानदार छुट्टियां मना रहा है। माँ जूलिया तैरने के लिए पानी में कूद जाती है और जब वह आराम करने की कोशिश कर रही होती है तो उन्हें कुछ अजीब सा महसूस होता है। हालांकि वह अपने आसपास कुछ भी नहीं देख पाती, इसलिए वह इसे अपनी कल्पना मान लेती है। कुछ ही सेकंड बाद वह अजीब एहसास फिर लौट आता है। वह अब भी कुछ नहीं देख पाती, लेकिन यह बात उन्हें परेशान करने लगती है, इसलिए वह नौका की ओर तैरने लगती है। अचानक कुछ उसकी टांग को खींचने लगता है और वह बेतहाशा मदद के लिए चिल्लाने लगती है। उसकी बेटी कैसी उसे नहीं सुन पाती क्योंकि उसने हेडफोन लगाए हुए हैं, जबकि उसका पति टॉम और बेटा बेन मछली पकड़ने में व्यस्त हैं। जूलिया सतह पर बने रहने के लिए संघर्ष करती चिल्लाती है। ये और मुश्किल हो रहा है क्योंकि उसके मुंह में पानी जा रहा है। जल्द ही टॉम को एहसास होता है कि उसने काफी देर से जूलिया को देखा नहीं और नौका पर उसे ढूंढता है, जब तक कि आखिरकार अपनी पत्नी को खतरे में देख लेता। बच्चों को लेने के बाद टॉम नौका को जूलिया के पास ले जाता है और पानी में कूद जाता है। वह जल्दी से अपनी पत्नी तक पहुंचता है और उसे पकड़कर सतह पर बनाए रखता है। वह वापस नौका की ओर तैरता है और बच्चे उनकी मदद करते हैं उन्हें ऊपर चढ़ाने में। परिवार जूलिया को सांत्वना देता है, जिसे समझ नहीं आता कि क्या हुआ और वह इसे किसी धार के कारण मान लेती है। उस रात परिवार बेन का जन्मदिन तोहफों और केक के साथ मनाता है। कैसी को उसके बॉयफ्रेंड का फोन आता है, इसलिए वह प्राइवेट में बात करने के लिए लैपटॉप लेकर बाहर चली जाती है। वह उसे दिखाता है कि शहर के ऊपर विशाल गरजते बादल आ गए हैं, इससे पहले कि वीडियो कॉल अटक जाए और फ्रीज हो जाए। कैसी जल्दी से अपने परिवार के पास वापस जाती है और उन्हें बताती है कि क्या हुआ, और टॉम इसका कारण यह बताता है कि वे जमीन से बहुत दूर हैं, इसलिए अच्छा सिग्नल नहीं मिल रहा। उसी समय वे एक आवाज सुनते हैं और बाहर जाकर देखते हैं कि व्हेलों का एक झुंड वहां से गुजर रहा है। टॉम समझाता है कि व्हेल पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अनुसरण करती है, लेकिन जब तूफान असामान्यताएं पैदा करते हैं तो भ्रमित व्हेल तूफानों का पीछा करते हुए तट की ओर चली जाती है। अचानक यॉट हिल जाती है, जिससे बेन गिर जाता है। टॉम को चिंता होती है कि कहीं यॉट को कोई नुकसान तो नहीं हुआ, इसलिए वह नजदीक से देखने के लिए डाइविंग करता है। कुछ सेकंड खोजने के बाद टॉम अपने कंधे पर कट के साथ सतह पर लौटता है। जूलिया घाव की टांकें लगाती है, जबकि टॉम समझाता है कि उसे अपने पीछे कुछ महसूस हुआ और जब वह मुड़ा तो प्रोपेलर से कट गया। जो भी उसके पास तैर रहा था वह बहुत बड़ा था, लेकिन वह उसे देख नहीं सका। टॉम को जो मिला वह यॉट को गंभीर नुकसान था, इसलिए उन्हें मदद के लिए कॉल करनी होगी। जूलिया बार बार यॉट का रेडियो आजमाती है, जबकि कैसी अपने फोन पर सिग्नल ढूंढती रहती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अचानक वह एक अजीब जीव से डर जाती है, लेकिन वह तो सिर्फ बेन था जो मास्क पहनकर मजाक कर रहा था। आखिरकार यॉट काम करना बंद कर देती है और समुद्र के बीचों बीच फंस जाती है। जूलिया को रेडियो पर एक आवाज मिलती है, लेकिन वह सब अस्पष्ट शोर ही है। टॉम कहता है कि उनके पास 4 दिनों के लिए पर्याप्त पानी और खाना है, इसलिए उन्हें किसी मछली पकड़ने वाली नाव के गुजरने का इंतजार करना होगा। अचानक रडार के पास कुछ पता चलता है और परिवार एक अजीब आवाज सुनता है। वे बाहर भागते हैं और हैरान रह जाते हैं जब वे कई उल्कापिंडों को पृथ्वी पर गिरते हुए देखते हैं, जो टकराकर भारी धमाके कर रहे हैं। एक उल्कापिंड पास के पानी में गिरता है तो टॉम जल्दी से यॉट को फिर से चलाने की कोशिश करता है। जैसे ही इंजन आगे बढ़ने की कोशिश करता है, एक और उल्कापिंड गिरता है और उस इलाके को टक्कर मारता है। परिवार डर के मारे एक दूसरे को पकड़ लेता है और टॉम देखता है कि ये आग के गोले उल्कापिंड नहीं बल्कि सैटेलाइट है। फिर बेन यॉट से निकलते धुएं की ओर इशारा करता है। टॉम जाकर देखता है और पुष्टि करता है कि इंजन जल चुका है। हवा तेज होने लगती है, इसलिए परिवार अंदर छुप जाता है, ये नोटिस किए बिना कि कंपास अजीब तरह से घूम रहा है। यॉट हिलने लगती है और बेन फिर से गिर जाता है, जिससे उसे चोट लग जाती है। जैसे ही लहरें नौका से टकराती हैं, टॉम बाहर रखे एक बक्से से जीवन रक्षक जैकेट निकालने के लिए हवा के विरुद्ध संघर्ष करता है और उन्हें परिवार तक पहुंचाता है। उसी समय बिजली चली जाती है, इसलिए टॉम तेजी से आगे बढ़कर पावर बॉक्स पर एक बटन दबाता है। जब लाइट वापस आती है तो बेन देखता है कि जूलिया की नाक से खून बह रहा है। जैसे ही जूलिया को चक्कर आने लगते हैं, कैसी उल्टी करने के लिए सिंक की ओर दौड़ती है। टॉम बार बार रेडियो चलाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अचानक परिवार एक तीखी आवाज सुनता है और हवा और तेज हो जाती है। जूलिया दरवाजे बंद रखने की कोशिश करती है, फिर भी एक हैच खुल जाता है और जल्द ही हवा खिड़कियों को तोड़ने लगती है। अंधेरा छाने से पहले टॉम एक फ्लेयर जलाता है। अगली सुबह परिवार जागता है और यह देखकर हैरान रह जाता है कि वे तूफान से बच गए हैं। हालांकि यॉट लगभग पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। परिवार बाहर जाता है, लेकिन यह देखकर दंग रह जाता है कि दुनिया के सारे महासागर गायब हो गए हैं और अब यॉट जमीन पर फंसी हुई है। रेगिस्तान को हैरानी से घूरने के बाद परिवार सोचने की कोशिश करता है कि अब क्या किया जाए। कैसी सिग्नल ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ नहीं होता और बेन 2 मरे हुए केकड़ों के साथ खेलता है। टॉम कंपास की जांच करता है और देखता है कि ध्रुव उलट गए हैं। पिछली बार ऐसा 7 लाख साल से भी ज्यादा पहले हुआ था। कैसी को जब एहसास होता है कि उसका बॉयफ्रेंड शायद मर चुका है तो वह टूट जाती है और छुपने के लिए भागती है, और जब उसकी माँ उसे सांत्वना देने की कोशिश करती है तो उसे बाहर निकाल देती है। जब जूलिया और टॉम यह जांच रहे होते हैं कि दुर्घटना के बाद कौन कौन सी चीजें बची हैं, बेन अपने जन्मदिन के गुब्बारों को एक पत्थर से बांध देता है ताकि शायद किसी और बचे हुए व्यक्ति का ध्यान आकर्षित कर सके। इसके बाद टॉम फिर से रेडियो आजमाता है और नाव नामक एक व्यक्ति से संपर्क करता है जो एक पनडुब्बी का कप्तान है। उसका जहाज भी जमीन पर फंस गया है और वह पुष्टि करता है कि चुंबकीय ध्रुव उलट गए हैं, जिससे समुद्र पीछे हट गया है और मुख्य भूमि डूब गई है। नाव को अभी तक कोई और जीवित व्यक्ति नहीं मिला है और वह कहता है कि ज्यादातर संचार प्रणालियां बंद हो गई हैं।
क्योंकि कभी कभी प्रणालीगत हलचलें हो रही हैं। उसने निष्कर्ष निकाला है कि ध्रुव फिर से उलट जाएंगे और समुद्र एक हफ्ते में वापस आ सकता है। नाव परिवार को सलाह देता है कि वे जितना हो सके ऊंचा चढ़ जाए, क्योंकि जब यह सब होगा तो हालात बहुत हिंसक हो सकते हैं। उसका साथी दुर्घटना के दौरान मर गया और पनडुब्बी में 3 लोगों के लिए जगह है। जूलिया और टॉम उसे अपने बच्चों को बचाने के लिए मना लेते हैं, तो वह उन्हें अपने निर्देशांक दे देता है। टॉम गणना करता है कि उन्हें पनडुब्बी तक पहुंचने में 2 या 3 दिन लगेंगे, इसलिए वह परिवार से कहता है कि वे आज रात अच्छी नींद लें, क्योंकि वे कल सुबह जल्दी निकलेंगे। अगली सुबह जब परिवार अपने सामान पैक कर रहा होता है, टॉम को पास में कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है। वह एक लंगड़ाता हुआ आदमी है जिसके पास एक अस्थायी हार्पून और एक कुत्ता है जो लगातार भौंक रहा है। टॉम उसके पास जाता है और उसे पानी की बोतल देता है, लेकिन वह आदमी की भाषा नहीं समझ पाता। पानी पीने के बाद वह अजनबी टॉम को बोतल से मारता है और उसके चेहरे पर लात मारता है। डरी हुई जूलिया दौड़ती हुई आती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वह आदमी पहले ही टॉम के पेट में हार्पून घोंप चुका होता है। टॉम का शरीर कुछ सेकंड तक तड़पता है, इससे पहले कि वह आदमी उसका गला भी काट देता है। इसके बाद वह आदमी जूलिया का पीछा करने लगता है और हार्पून भी फेंकता है, जो सिर्फ उसके कंधे को छूता है। इससे जूलिया नहीं रुकती। वह तेजी से यॉट की ओर भागती है और अपने बच्चों के पास पहुंचती है, उन्हें छुपने के लिए कहती है और दरवाजे बंद कर देती है। भाई बहन सोफे के अंदर छुप जाते हैं और जूलिया उन्हें फ्लेयर गन देती है, फिर खुद चाकू लेकर बाथरूम में छुप जाती है। वह आदमी दरवाजे पर जोर जोर से मारता है जब तक कि वह उसे खोल नहीं लेता और अंदर घुस जाता है। वह कुछ खाना उठा लेता है और यॉट में तलाश शुरू कर देता है। आखिरकार बाथरूम की ओर जाता है। जूलिया दीवार में बने एक छेद से बाहर निकलकर उससे बचने में कामयाब हो जाती है। वह आदमी बाहर देखता है लेकिन उसे नहीं देख पाता, लेकिन जब जूलिया चुपके से भागने की कोशिश करती है तो कुत्ता उस पर भौंकने लगता है। अचानक कुत्ता उस पर झपट पड़ता है, जिससे जूलिया के पास उसे चाकू से मारने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। अजनबी कुत्ते की कराह सुनता है और बाहर आकर उसकी लाश देखता है, जिससे वह टूट जाता है। इसी बीच जूलिया यॉट के चारों ओर चुपके से घूमती है और ऊपर चढ़ जाती है ताकि वह टूटी हुई खिड़की से वापस अंदर जा सके। दुर्भाग्यवश आदमी उसे पहले ही ढूंढ लेता है और एक घूंसे से उसे गिरा देता है। जूलिया फर्नीचर को पकड़कर रखती है जब वह उसे घसीटने की कोशिश करता है और संघर्ष के दौरान वह उसे लात मारकर खुद से दूर कर देती है। फिर वह आदमी उसके हाथ पर पैर रख देता है ताकि वह चाकू छोड़ दे। वह उसके बाल पकड़कर उसका चेहरा जमीन पर पटकता है, फिर उसे सोफे पर फेंक कर उसका गला दबाने लगता है। बच्चे सब कुछ देख रहे थे और अब और सहन नहीं कर सकते, इसलिए कैसी बाहर आती है और उस आदमी पर फ्लेयर से गोली चला देती है। याच में तुरंत आग फैलने लगती है तो बच्चे बाहर भाग जाते हैं, लेकिन जूलिया वापस जाती है, उस आदमी के चेहरे पर लात मारती है और निर्देशांक वाला नक्शा तथा उनके बैग उठा लेती है। बेन और कैसी अपने पिता के शरीर से लिपट जाते हैं और जल्द ही जूलिया भी उनके साथ आ जाती है ताकि वे सब मिलकर आंसुओं के साथ अलविदा कह सकें। इसी समय वह डरावना आदमी याच से बाहर आ जाता है तो परिवार भागने लगता है, जबकि याच एक बड़े धमाके के साथ फट जाती है। कुछ समय बाद परिवार एक छोटे से झरने के पास रुकता है ताकि आराम कर सके। कैसी सोचती है कि कहीं वह पागल आदमी उनके पास गुब्बारों की वजह से तो नहीं आया, जिससे बेन को अपराध बोध महसूस होता है। जूलिया अपने बेटे को आश्वस्त करती है कि यह उसकी गलती नहीं थी और परिवार से आगे बढ़ने का आग्रह करती है, क्योंकि वह अजीब आदमी अभी भी उनका पीछा कर रहा है। एक छोटे से तालाब में बेन हथौड़ा सिर वाले शार्क के शरीर को देखकर मोहित हो जाता है। इसी समय जूलिया देखती है कि वह आदमी उनके पास पहुंचने ही वाला है तो परिवार फिर से भागने लगता है। वे एक टीले से नीचे उतरते हैं और जहरीले कचरे का ढेर देखते हैं, इसलिए उन्हें उसके चारों ओर सावधानी से दौड़ना पड़ता है। कुछ ही पलों बाद ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने पीछा करने वाले को खो दिया है। जैसे जैसे वे यात्रा जारी रखते हैं वे जमीन पर फंसी हुई अन्य चीजें देखते रहते हैं, जैसे बड़े मरे हुए समुद्री जानवर और समुद्र की गहराई से निकला सारा प्लास्टिक। जब बेन धीमा पड़ने लगता है तो जूलिया देखती है कि वह निर्जलीकरण के कगार पर है और रुक जाती है ताकि सभी लोग आराम कर सकें। उसके डर के मारे पानी की बोतल लगभग खाली है और कैसी को एहसास होता है कि शायद उसने उसे ठीक से बंद नहीं किया था। जूलिया उस पर लापरवाह होने के लिए चिल्लाती है, लेकिन कैसी कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वैसे भी उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। एक लंबी बहस और चिल्लाने के बाद परिवार आगे बढ़ता रहता है। आखिरकार समूह को एक दुर्घटनाग्रस्त विमान मिलता है और अचानक हुई हलचल से वे चौंक जाते हैं, लेकिन वह सिर्फ पक्षी होते हैं। परिवार तय करता है कि वे रात उस विमान के अंदर बिताएंगे। वे एक स्नैक साझा करते हैं और जूलिया का दिल टूट जाता है जब उसे टॉम की जैकेट में एक पारिवारिक तस्वीर मिलती है। कैसी अपने माता पिता की मुलाकात की कहानी पूछती है तो जूलिया बताती है कि कैसे टॉम उस अस्पताल में आया जहां वह काम करती थी और उसका मरीज बन गया। उसने फूलों और एक खूबसूरत कविता के साथ अपने प्यार का इजहार किया। रात के बीच में कैसी खुद को हल्का करने के लिए विमान से बाहर जाती है। अचानक डरावना आदमी उसे पीछे से चौंका देता है, लेकिन जूलिया पहले ही उस पर कूद जाती है और अपने दुख और गुस्से में बार बार उसे चाकू मारती है। कैसी को उसे गले लगाकर शांत करने में मदद करनी पड़ती है। अगली सुबह उस शरीर पर पिस्सू भरे हुए होते हैं। परिवार देखता है कि उस पर कई काटने के निशान हैं, तो जरूर कोई जानवर उस इलाके में छिपा हुआ है। जैसे ही समूह वहां से जाता है आदमी के मुंह से ढेर सारे केकड़े बाहर निकल आते हैं। कुछ घंटे बाद जूलिया और कैसी नक्शा देखने के लिए रुकती है, लेकिन बेन चलता ही रहता है, भले ही जूलिया उसे रुकने के लिए कहती है।
वह बेताबी में अपना चेहरा एक तालाब में डालकर पानी पीने लगता है, लेकिन जूलिया उसे जल्दी से पीछे खींच लेती है और समझाती है कि अनजान पानी पीने से वह बीमार पड़ सकता है। परिवार यात्रा जारी रखता है और उन्हें तेज धूप से बचने के लिए अपने सिर ढकने पड़ते हैं। बेन को चक्कर आने लगते हैं तो जब वे कुछ पुराने कुर्सियां पाते हैं, जूलिया और कैसी उनका इस्तेमाल करके एक अस्थायी आश्रय बना लेती है। जूलिया बेन को दवा का इंजेक्शन देती है और वे तय करते हैं कि वे रात वहीं बिताएंगे। सुबह जल्दी जूलिया अजीब सी आवाज सुनकर जाग जाती है। वह जांच करने के लिए आश्रय से बाहर जाती है और यह देखकर हैरान रह जाती है कि केकड़ों का एक झुंड उनकी ओर बढ़ रहा है। जूलिया जल्दी से अपने बच्चों को जगाती है और परिवार जितना तेज हो सके दौड़ने लगता है। वे एक विशाल मालवाहक जहाज के पास पहुंचते हैं और उसकी ओर दौड़ते हैं, ये देखते हुए कि 3 चालक दल के सदस्य अभी भी जीवित हैं। महिला उनकी मदद करना चाहती है, लेकिन दोनों पुरुष मना कर देते हैं और समूह एक कंटेनर के अंदर छिप जाता है, जिसे वे परिवार को बाहर रखने के लिए बंद कर देते हैं। केकड़े लगभग पहुंच ही गए हैं, इसलिए जूलिया बच्चों को कंटेनर के ऊपर चढ़ने के लिए कहती है। जब वह भी चढ़ना शुरू करती है तो केकड़े उसके पैर को जोर जोर से काटने लगते हैं। भाई बहनों को अपनी मां को ऊपर चढ़ाने में मदद करनी पड़ती है, इससे पहले कि उसे नीचे खींच लिया जाए। कंटेनर के किनारे पर एक छेद है, इसलिए आधे केकड़े अंदर चले जाते हैं। क्रू के सदस्य गोलियां चलाते हैं, लेकिन जीव बहुत ज्यादा है। जल्द ही केकड़े 2 मजदूरों को दबोच लेते हैं और मार डालते हैं। आखिरी आदमी छत में बने एक छेद तक पहुंचता है, लेकिन केकड़े उसे भी नीचे खींच लेते हैं और मार डालते हैं। इसके बाद जूलिया अपने पैर की चोट पर पट्टी बांधती है और बेहोश हो जाती है। कुछ समय बाद वह एक रेतीले तूफान में जागती है और खुद को अकेला पाती है। वह घबरा जाती है जब वह अपने बच्चों को ढूंढने नीचे आती है। हालांकि सबसे पहले वह मरी हुई औरत का हथियार उठा लेती है। अपनी मां की चीख सुनकर कैसी जल्दी से वापस आती है और बताती है कि वे मदद ढूंढने बाहर गए थे, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला। फिर वे बेन से मिलते हैं, जिसे एक खुला कंटेनर मिल गया है जिसमें वे तूफान के थमने तक आराम कर सकते हैं। जूलिया टॉम की लाइटर का इस्तेमाल घावों को दागने के लिए करती है, जो बेहद दर्दनाक होता है। तूफान के थमने के बाद परिवार को एक और कंटेनर में बहुत सारी पानी की बोतलें मिलती हैं। इसके बाद वे लाशों की जांच करते हैं और एक रेडियो के साथ एक बंदूक भी खोजते हैं। जूलिया नाव को कॉल करती है और उसे बताती है कि उसने नक्शा खो दिया है। इसके जवाब में नाव बताता है कि उस पर आर्थ्रोपोड्स ने हमला किया है, जो कि एबिस से आई जीव है। ऐसा लगता है कि ऑक्सीजन ने उन्हें पागल बना दिया है। नाव परिवार को जल्दी करने के लिए कहता है, क्योंकि उसके उपकरणों ने गणना की है कि समुद्र उम्मीद से ज्यादा जल्दी वापस आ जाएगा, इसलिए उनके पास केवल कुछ ही घंटे हैं। वह एक फ्लेयर चलाता है और परिवार उस दिशा में चलना शुरू कर देता है। लंबी दूरी तय करने के बाद परिवार को एक टूटा हुआ शौचालय मिलता है और बेन उसमें पेशाब करता है। वे आखिरकार पास में पनडुब्बी देख सकते हैं, लेकिन वहां पहुंचने के लिए उन्हें एक विशाल चट्टानी संरचना पार करनी होगी। जैसे ही वे रास्ता पार कर रहे होते हैं, दीवारें हिलने लगती हैं और चट्टानें गिरने लगती हैं, जिससे एक बड़ा भूस्खलन हो जाता है। जूलिया समय रहते अपने बच्चों को रास्ते से हटा देती है और खुद भी कुचले जाने से बचने के लिए पीछे हट जाती है। अब उनके बीच एक चट्टानों की दीवार रास्ता रोक रही है। जूलिया बच्चों से कहती है कि वे उसके बिना आगे बढ़ें, लेकिन कैसी मना कर देती है और जोर देती है कि उसकी मां को चढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। बहस शुरू हो जाती है और बहुत चिल्लाने के बाद जूलिया वादा करती है कि वह बाद में अपने बच्चों को ढूंढ लेगी। आखिरकार अनिच्छा से कैसी अपने भाई को घसीटते हुए वहां से ले जाती है। बच्चे बाकी चट्टानी संरचना पर चढ़ते हैं और पनडुब्बी की ओर दौड़ते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर पाते हैं कि नाव बाहर खून से लथपथ पड़ा है। वह कहता है कि उसके लिए सब खत्म हो चुका है, बच्चे पनडुब्बी ले सकते हैं। कैसी अपनी मां को ढूंढने के लिए वापस दौड़ती है। जूलिया डर जाती है कि केकड़े आ रहे हैं और वह उन पर गोलियां चलाने लगती है। वह उनमें से कुछ को मारने में कामयाब हो जाती है, लेकिन झुंड बहुत बड़ा है और वह सभी से नहीं लड़ सकती। इसी समय कैसी दीवार के ऊपर दिखाई देती है और अपना हाथ बढ़ाती है, तो जूलिया अपनी घायल टांग के साथ जितनी जल्दी हो सके चढ़ना शुरू कर देती है। कैसी की मदद से वह दूसरी तरफ पहुंच जाती है और दोनों मिलकर पनडुब्बी की ओर दौड़ती है। बेन पहले से ही छत पर खड़ा है और गोलियां चलाता है ताकि केकड़े ध्यान भटकाए रहे, जबकि उसका परिवार भी चढ़ता है। केकड़े नाव की लाश को ढूंढ लेते हैं और तुरंत उस पर टूट पड़ते हैं। जूलिया बंदूक लेती है और फायरिंग जारी रखती है, जबकि वह बच्चों को अंदर भेजती है। जब वे सुरक्षित हो जाते हैं तो उसे एहसास होता है कि उसकी गोलियां खत्म हो गई हैं, इसलिए वह बंदूक केकड़ों पर फेंक देती है और अपने बच्चों के साथ अंदर चली जाती है। परिवार सुनिश्चित करता है कि हैच ठीक से बंद हो और खिड़कियों पर केकड़ों को पनडुब्बी के चारों ओर देखता है। उसी समय समुद्र लौट आता है, इसलिए तीनों अपनी सीटों पर भागकर बैठ जाते हैं, बेल्ट पहन लेते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। जल्द ही उग्र लहरें पनडुब्बी से टकराती हैं और उसे इधर उधर फेंकने लगती हैं, जिससे जूलिया को अब तक घटी सारी घटनाओं के दृश्य दिखने लगते हैं और कैसी को उल्टी हो जाती है। जल्द ही तीखी आवाज फिर लौट आती है और परिवार बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद जूलिया और बच्चे जागते हैं और यह देखकर खुश होते हैं कि वे जिंदा हैं। वे हैच खोलते हैं और बाहर जाकर देखते हैं कि लहरों ने पनडुब्बी को एक तबाह हो चुके शहर में ला पटका है। इसका मतलब है कि बचने और फिर से बसने की उम्मीद है।